से पहले, क्योंकि बहुत सारे सवालात जो है ना बहुत बड़ी उम्र के मर्दों ने पूछे हैं, जिसमें ज्यादातर जो है पेशाब की तकलीफ है लोगों को। उसमें प्रोस्टेट कैंसर के लोग भी हैं जिनका कैंसर ठीक हो गया और बास का प्रोस्टेट जो है निकाल दिया गया, और अब दोबारा कुछ तकलीफ हो रही है। इसमें बहुत ज्यादा शिकायत ये भी है कि भाई पेशाब की नाली जो है वो सिकुड़ गई है। तो अगर इससे मुतल्लक आप कोई मजमुई जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो अगर कुछ बयान कर दें, कुछ एहतियातें बता दें, तो फिर कई सारे सवाल जो है वो बच जाएंगे आज हमें करने से। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जो प्रोस्टेट है ये एंडोक्राइन का ग्लैंड है। एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर 12 ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें ये आदमी के पास पेशाब को होल्ड करने के लिए एक ग्लैंड है, और इसको पेशाब को भी ग्राउंड करता है, और दूसरा ये होता है कि जो इसकी स्पर्म्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अ, ये इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ये होता है कि लोगों को पेशाब आता है मगर रुक जाता है, और उससे कि कैथेटर डालकर उसको खोलने की कोशिश करते हैं डॉक्टर। एक प्रोस्टेट एनलार्ज उस सूरत में हो जाता है कि प्रोस्टेट तो बढ़ जाता है, मगर पेशाब बार-बार आता है और खुल के भी आता है, मगर बहुत आता है। ये भी प्रोस्टेट की एक किस्म है। अब ये इसके बारे में मैं बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और ये ऐसा होता क्यों है। ये होता है कि ये एंडोक्राइन सॉरी ये ग्लैंड्स ही होता है, जिस तरह के एलोपैथिक अक्सर ग्लैंड्स के मुखालिफ होते हैं ज़्यादातर कि भई ये ग्लैंड्स बढ़ गया है, इसको निकालने की कोशिश करो। इस पे गौर नहीं किया जाता है कि ये कितना इंसान के लिए ज़रूरी है। उसको इलाज किया करना बहुत ज़रूरी है, ना कि उसको निकाल देना और निकाल कर उसकी जान छुड़ा देना। इसके पीछे ये होता है कि जिनको प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है और अंदर से जिसका भी आपने कहा है कि यूरेटर्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं, यानी कि नाली सिकुड़ जाती है। सिकुड़ती नाली नहीं है बल्कि प्रोस्टेट बढ़ जाने की सूरत में उसको वो दबाना शुरू कर देता है, कि जिससे वो नाली जो है बंद हो जाती है और पेशाब आना बंद हो जाता है। इसमें ये होता है कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, या तो स्टमक के अंदर होती है, या इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग होती है, या गुर्दों में अंदर ब्लीडिंग होती है। यानी कि जो गुर्दों की जो ग्लोमेरुलस होती हैं, वो फटना शुरू हो जाती है। वो फटती क्यों हैं? बहुत ज़्यादा नमक से, शराब से, और कच्चा गोश्त खाने से, कच्चा पका गोश्त खाने से, और जो जिसमें खून हो उससे, ड्राई फ्रूट से, ये ड्राई फ्रूट से फट जाती है। और बहुत ज़्यादा हरी मिर्चों से, ये हरी मिर्चों की चटनी बना-बना कर अदरक, लहसुन और उसके ऊपर कच्चे प्याज़ डालकर उसको एक रूटीन के साथ खाने से। तो मेन चीज़ ये है, इसके बाद और भी वजूहात हो सकती हैं, कोई मेडिकेशन भी हो सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन दे दी जाए, जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स किया है, बार-बार एंटीबायोटिक कोर्स करने से व्हाइट सेल्स जो हैं बहुत ख़त्म हो जाते हैं, तो गुर्दों पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, तो उसकी वजह से जो है मसाना हीट कर जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है प्रोस्टेट जो है स्वेल कर जाता है और हार्ड हो जाता है, और उसकी जो पेशाब की नाली है, वो बंद हो जाती है। इसको खोलने के लिए फ़ौरी तौर पर ये कोशिश होनी चाहिए कि जो आपने कोई नहीं, जैसे बाज़ लोगों को करेले खाने से भी पेशाब की नाली बंद हो जाती है। फ़ौरी तौर पर अपने जो तहारत के वक़्त ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, और सबसे पहले वो गौर करें कि आपने 1 हफ़्ते से लेकर पिछले हफ़्ते तक या 2 हफ़्ते तक क्या खा रहे हैं। खजूरें तो नहीं खा रहे, छुआरे तो नहीं खा रहे, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग जो है अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए ड्राई फ्रूट की पंजीरियाँ बनवाते हैं। छुआरे दूध में डाल-डाल कर भिगो-भिगो कर खाने की कोशिश करते हैं कि भई उनकी कोई ताकत बढ़े। वो ताकत फिर इस ज़िमरे में उनकी बॉडी से ज़्यादा होती है, और अंदर के जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फटना शुरू हो जाती हैं, वजह से प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है। अब दूसरा जो प्रोस्टेट जो होता है, वो होता है दूध के साथ होता है। दूध के अंदर
लेमन का इस्तेमाल करना, यानी कि दूध सोडा पीना। दूध सोडा पीने से या ठंडा दूध पीना, मिल्क शेक पीना। और बुजुर्गी में भी मैंने गर्मी बहुत हो गई है, मैंने बहुत गर्मी लग रही है, हूँ मैं दूध सोडा पी लवां या लस्सी पी लवां। ऐसे लोग जो दही का इस्तेमाल, लेमन का इस्तेमाल और दूध को मुख्तलिफ ठंडे दूध के इस्तेमाल में उनका प्रोस्टेट लार्ज तो हो जाता है और मसाने के अंदर पस पड़ जाती है, गुर्दे के ऊपर पस पड़ जाती है, और फिर बार बार पेशाब आता है, पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ठंडे हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत गर्म हो जाते हैं। अक्सर रात को ये सेक निकलता है, बार बार पेशाब करने की हाजत हो जाती है, थोड़ा थोड़ा उठते बैठते लीक होना शुरू हो जाता है पेशाब। तो उनकी फिर डायबिटीज भी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को थैलीसीमिया भी होता है, खून की कमी भी होती है, और दिल के कई आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी होती हैं, उनके अंदर स्टेंट डले होते हैं ऐसे लोगों को। तो जिसकी वजह से उनके प्रोस्टेट जो है वो शो कर रहा था, उनका जो उज़्व तनासुल होता है वो भी छोटा हो जाता है। तो ऑपरेशन के बाद कोई ऐसी दवाइयां जो लोग इस्तेमाल कर सकें और वो बात दरअसल ये है हाँ, कि ऑपरेशन जो है, आप अगर उसको श्रिंक करवाते हैं तो इसकी बार बार हाजत पड़ेगी। अगर आप प्रोस्टेट को पूरा ही निकाल देते हैं, जैसे टॉन्सिलाइटिस को पूरे को निकाल दिया, यूट्रस को पूरे को निकाल दिया, तो प्रोस्टेट को भी आधा करने का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई ना तो हार्मोन रहते हैं और ना ही कोई किसी किस्म की लज्जत रहती है, ना ही कंट्रोल रहता है। इसको निकाल देना पूरा ही बेहतर होता है। अगर वो श्रिंक करते हैं तो इसको कोई नहीं है। बात दरअसल ये है कि जो जिस तरह मैंने अभी बताया, इसको समझने की कोशिश करें। जो जो पेशेंट है कि भाई मेरा मिजाज किस तरह का है, जो मैंने पहले बताया है वो गर्म और तर दर्जा 4 पे होता है, यानी कि ऐसी गर्म चीजें ना खाएं और ऐसी चीजें ना खाएं जिससे ब्लीडिंग हो। गर्म और तर का मतलब है नॉर्मल ब्लड। नॉर्मल ब्लड अगर उसकी शिद्दत तेज हो जाती है तो वो आपकी वेस्कुलर जो डिजीज है, मतलब वेस्कुलाइटिस जो है वो होना शुरू हो जाता है, यानी कि वेजल्स जो है, ब्लड वेजल्स जो है फटना शुरू हो जाती हैं, वो उसमें ताकत नहीं रहती, वो फटना शुरू हो जाती है। वो क्योंकि प्रोटीन और यूरिक एसिड हाई हो जाता है, तो वो फटने की वजह से ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, गोश्त को कम करना पड़ेगा, शराब को या सिरके की बनी हुई चीजों को, इन चीजों को बहुत कम करना पड़ेगा। और जो ड्राई फ्रूट को, ये ड्राई फ्रूट समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा तैयब है और इसको जिस तरह आया उस तरह खाओ क्योंकि एनर्जी होती है। ये इतने गर्म होते हैं कि अंदर से आर्टरीज को फाड़ देते हैं, हेमरेज करते हैं, दिमाग के नसों को, दिल की नसों को, गुर्दों को फाड़ देते हैं। तो इसलिए इसको खाना इस तरह चाहिए जिस तरह हलवे में डाल लें, सेमियों में डाल लें, या आप जर्दा वगैरह बनाते हैं उसके साथ ये तैयब है, आप इंजॉय कर रहे हैं। मगर ये है कि आप बैठे हुए मूंगफली पे मूंगफली खा रहे हैं और वो तो आपको एलर्जेटिक करेगा। उसका प्रोटीन होता है, उसका भी अंदर प्रोटीन होता है, जो तमाम ये जो नट्स हैं इनका हाई प्रोटीन होता है। तो लिहाजा जो आपने इलाज पूछा है, इलाज हमारे पास भी होते हैं, हम बचाते हैं इन लोगों को। इसमें हाइड्रेंजिया होता है पहले केस में, जिनकी नसें जो है वो नसें के सिकुड़ जाती हैं या फटने की कोशिश होती है, हमने फौरी तौर पर इसको देना होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो काम करती हैं नसों के अंदर से फास्फोरस है और सोने का पानी, आरम मेटालिकम, ये फौरी तौर पर इन ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है। फिर उसके बाद जहाँ ये ब्लीडिंग होती है वहाँ ये निशान फेंकती है, यानी कि अंदर मसल्स फटना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए आर्निका है, साबुल सेरुलेटा है। और फिर उसके लिए जो ये हम थूजा भी देते हैं साबुल से, क्योंकि ऐसी दवाई देनी होती है जिसमें वोलाटाइल ऑयल्स हों। जिसमें ऑयल नहीं होगा या फिर ये खुद से ऑयल पीना शुरू कर दे, बादाम रोगन इस तरह पिए बस कि भाई ये इनकी ग़िज़ा है। मक्खन का ज्यादा इस्तेमाल करें कि भी उनकी नसें ढीली हों, क्योंकि फटने की सूरत में ये वोलाटाइल ऑयल ही, जिस तरह बाहर बैरूनी जिस्म जो है फटता है तो उनको तेल लगाना पड़ता है, इस तरह अंदर भी फट रहा होता है, इसलिए उसकी तेल और लिब्रिकेशन की जरूरत होती है। मक्खन का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें,
और ऐसे बुजुर्ग जो हैं जो कई कई सालों से है ना दूध नहीं पी रहे होते, क्योंकि उनका होता है कि डॉक्टर कह रहे होते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। भाई बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है, गुड कोलेस्ट्रॉल से कोई ताल्लुक नहीं। गुड कोलेस्ट्रॉल आलमंड ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, और आपके ये जो मक्खन है अनसाल्टेड बटर, उसमें दूध के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। बेशुमार दोस्त हैं जो मुझसे कहते हैं कि भाई हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है। मैंने कहा आपने 2 गिलास दूध के पी के जाना है, फिर आपने ब्लड टेस्ट देना है। जो भी ऐसा किया है उनका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है। ठीक है। ठीक ये है, एक thank you. सवाल मैं पूछना चाहता कि आपने ये मक्खन